सीधा सवाल उठता है कि ये कंपनियां क्यों दे रही थी रूलिंग पार्टी एट द सेंटर को पैसे। क्या ये पैसे एक्सटॉर्शन के लिए दे रही थी, जैसे कि जिसको वसूली कहते हैं? सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो चंदा है उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती थी। तो आप बता सकते हैं कि क्या पहले कैश के जरिए, पहले चेक के जरिए कैसे चंदा का क्या कॉन्सेप्ट था, चंदा किस तरह दिया जाता था? इससे बड़ी जो मतलब इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई जाए जिसमें कहा जाए कि जो भी पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए जाएंगे वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस इंटरव्यू में कहा है कि आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाने की वजह से। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को इसका पछतावा होगा। मुझे तो लगता है कि वो ध्यान भटकाने के लिए बातें कह रहे हैं। आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं द क्विंट और क्विंट हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक न्यूज एजेंसी पर कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, बयान दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी की सोच रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, ब्लैक मनी हटाने की बात कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई जो है एक्सपर्ट हैं, अंजलि भारद्वाज। उनसे हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का क्या मतलब है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विंट में और वक्त देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। आप मतलब आपने, मुझे लगता है आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट सुना होगा, वो इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान दिया है। आप क्या सोचती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत ही ये सरप्राइजिंग बात है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्योंकि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो भी बातें कह रहे हैं डिफेंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, जो कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि काला धन इससे रुक जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जो लोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विरोध कर रहे हैं वो पछताएंगे। और वो कह रहे हैं कि इससे तो काला धन कम हो जाता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है और ये सारी बातें। तो ऐसा लग रहा है कि या तो प्रधानमंत्री ने जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो पढ़ी नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पाए हैं कि उस जजमेंट को देने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का और उसका जो संविधान पीठ है, ये जो पूरा मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना पूरा, और उसमें ये सारी चीजों को उन्होंने वेइन करा। ये सारी बातें कि कैश कम होगा, काला धन कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ये सारी बातें गवर्नमेंट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। और उसके बावजूद, उन सब बातों को सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरह से गैर संविधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई उससे पहले ही जब आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये स्कीम का ढांचा भेजा गया, तो उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से वित्त मंत्रालय को चिट्ठियों के द्वारा बताया कि ये स्कीम नहीं आनी चाहिए। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत चिट्ठियां एक्सेस करी हैं, जो कि उस समय के जो आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी ने ये चिट्ठियां लिखी और उन्होंने कहा कि देखिए इससे तो काला धन देश में बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री अगर ये बयान बार बार दे रहे हैं, उन्होंने एक तमिलनाडु में भी एक चैनल को यही स्टेटमेंट दिया था, एएनआई पे भी यही स्टेटमेंट दिया, न्यूज एजेंसी पर, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट क्यों इस तरह का दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो ध्यान भटकाने के लिए बातें कह रहे हैं, कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इंटेंशन अच्छा था ये बॉन्ड्स लाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये सारी बातें, इनके बारे में चिंता ऑलरेडी व्यक्त कर दी गई थी बॉन्ड्स को लाने से पहले ही। तो आज ये बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो कह रही हैं उसमें प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है उस इंटरव्यू में कि 16 बड़ी कंपनियों ने जो चंदा दिया है, उसमें जो जिनके ऊपर ईडी और आईटी रेट की बातें चल रही थी, उसमें से 37% जो राशि है, पैसा है, वो भाजपा को मिला है। बाकी 63% जो है, वो 63% वो विपक्षी पार्टियों को मिला है। तो वहां पर तो वो कह रहे हैं कि सबको मिल रहा था, ऐसा नहीं कि आप मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं।
तो उसको आप किस तरह देखिएगा फिर? देखिए, ये क्यों बहुत ही मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो 16 कंपनियों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से फंड्स दिए पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को भी दिए, जो उन्होंने कहा करीबन 40% फंड बीजेपी को गया। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के रेड चल रहे थे, उनकी कार्यवाही चल रही थी। अब ऐसे में ये कंपनियां, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है सेंटर पे, और जो कि कंट्रोल करती है आईटी डिपार्टमेंट को, जो इन्फ्लुएंस करती है ईडी को, सीबीआई को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों फॉर्म करने वाली पार्टी है, अगर उन्हें पैसे देती हैं ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर रेड चल रहा है, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो एक सीधा सवाल उठता है कि ये कंपनियां क्यों दे रही थी रूलिंग पार्टी एट द सेंटर को पैसे? क्या ये पैसे एक्सटॉर्शन के लिए दे रही थी, जैसे कि जिसको वसूली कहते हैं? तो इसका मतलब ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, जो बीजेपी है, वो इन एजेंसीज को यूज कर रही थी इन कंपनियों से पैसा वसूली के लिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो केसेस रद्द कर दिए जाएं या ठंडे बक्से में डाल दिए जाएं, तो इसलिए उन्होंने घूस के तौर पर, ब्राइब के तौर पर बीजेपी को ये पैसे दिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 60% पैसे के करीब जो है वो दूसरी पार्टीज को मिला। हो सकता है दूसरी पार्टीज को किकबैक्स के रूप में किसी और प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनियां पैसे दे रही थी। अगर वो भ्रष्ट थी कंपनी, जो भ्रष्टाचार कर रही थी, तो उसको तो अलग से देखा जाएगा, जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन ईडी, सीबीआई और आईटी, जिसको कंट्रोल करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी जो है बीजेपी है, उनको पैसे क्यों दिए जा रहे थे इन कंपनियों द्वारा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस अपने इंटरव्यू में कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए किया था। पहले की सरकारों में या पहले पता भी नहीं चल पाता था किसने किसको पैसा दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कौन सा किसने दिया है। अब ये पता चल पा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम है। तो फिर जब ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या पहले के टाइम में पहले कुछ भी पता नहीं चल पाता था? क्या पहले लोग जो है वो चंदा किस तरह से देते थे? अगर थोड़ा आप उसके ऊपर रोशनी डाल सके तो। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई जाए, जिसमें कहा जाए कि जो भी पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए जाएंगे वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने किस पार्टी को पैसे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज करके, और कहा जाए कि ये पारदर्शिता की स्कीम है। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो स्कीम और जो सारे कानून बदले गए उस स्कीम को लाने के लिए, उनका मकसद यही था कि कोई सिटीजन, इस देश का नागरिक, कोई रेगुलेटरी बॉडी ना जान पाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना जान पाए कि किसने किसको पैसे दिए। तो पारदर्शिता कैसे आ रही थी उससे? पारदर्शिता जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से नहीं आई, ये आई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली पूरे देश ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, उन्होंने कोशिश की कि सूचना समय से ना दी जाए। इलेक्शन के बाद 30 जून तक कहा कि हम सूचना नहीं देंगे, उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस इंटरव्यू में कहा है कि आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है, मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को हटाने की वजह से। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को इसका पछतावा होगा। ये जो पूरा काले धन की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर पूरी हियरिंग के टाइम बात सुनी। आरबीआई, ईसीआई ने चिट्ठियां लिखी कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से काला धन बढ़ेगा देश में। और प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हटाए गए तो काले धन की ओर धकेल दिया गया है देश को। ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि काले धन के थ्रू, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीदी हो सकती थी उसको डोनेट करने से पहले, तो कोई जिनके पास बैंकिंग चैनल में पैसे थे, वो परचेजर जो है वो खरीद कर बैंकिंग चैनल से काला धन लेकर उसे बेच सकते थे
आगे किसी और को, किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, और वो फिर जाकर पॉलिटिकल पार्टी को देते, तो ये काला धन जनरेट होने का, मनी लॉन्ड्रिंग होने का पूरा सिस्टम बन रहा था। और इसको ही हटाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद करके। मुझे लगता है उन्हें तो आज आकर लोगों के सामने ये कहना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से काले धन का बढ़ावा हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तो वो चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो और तय तक बात जाए। एक बड़ा सवाल यह है कि बार बार एक सवाल उठ रहा है ट्रांसपेरेंसी का, कि अब तो पता चल पाया, पहले पता भी नहीं चल पाता। और अगर ये कैश मतलब जो चंदा लिया गया है वो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं लिया जाता तो किसी को भी पता नहीं चलता कि किसने किसको पैसा दिया है। तो ये जो सवाल उठ रहा है, तो क्या आप मुझे, हमारी ऑडियंस को आप ये बता सकती हैं कि पहले मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये बार बार सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो चंदा है उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती थी, तो आप बता सकती हैं कि क्या पहले कैश के जरिए, पहले चेक के जरिए, कैसे चंदा का क्या कॉन्सेप्ट था, चंदा किस तरह दिया जाता था? क्या पहले कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? क्या पहले पता ही नहीं चल पाता था कि कौन किसको चंदा दे रहा है, नहीं दे रहा है? क्या पहले पूरी तरह से सिर्फ ब्लैक ही मनी का इस्तेमाल था, या सब कुछ गलत ही हो रहा था? क्या इस पे थोड़ा अगर आप बता सके हमारे ऑडियंस को तो। जी शादाब, देखिए, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पहले आप या तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसे दिए जाते थे, तो चेक से, ड्राफ्ट से पैसे दिए जाते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई देना चाहे तो, या फिर कैश के जरिए से दिए जाते थे। और हमारे जो इनकम टैक्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो जो दो कानून है, उसमें ये लिखा था कि अगर 10,000 से कम का चंदा कोई देते हैं तो उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है कि चंदा किसने दिया। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर कोई बड़ी कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपए दे रही है किसी पार्टी को कैश में, तो वो पार्टी ये बताने की बजाय कि मुझे 100 करोड़ रुपए मिले हैं, वो या तो डिक्लेयर ही नहीं करते थे अपनी इनकम में उस कैश को, या फिर वो कहते थे कि 9,999 रुपए के वाउचर्स हम खूब सारे बनवा लेंगे, और वो वाउचर्स बनवा लेते थे। और लोग, और ये कहा जाता था कि ये तो हमें बहुत सारे शुभचिंतकों ने दिया है, इसलिए बताते नहीं थे कि किसने पैसे दिए हैं। अनोनिमस डोनेशंस हो जाती थी। अब जरूरत ये थी कि आईटी और आरपी एक्ट को चेंज किया जाए, ये अनोनिमिटी हटा दी जाए, सिंपल रिक्वायरमेंट थी। अगर प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, उन्हें यही करने की जरूरत थी, एकमात्र स्टेप, कि वो कहते कि कोई अनोनिमिटी नहीं रहेगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड से तो सारा ही धन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जा रहा है वही गोपनीय हो गया। तो आप ये सोचिए कि हम तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए तक भी जो चंदा मिल रहा है वो भी गोपनीय नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए भी कोई दे दे तो ये मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने पैसे किस पार्टी को दिए। दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए, साथ में कैश बंद नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा। जो गवर्नमेंट के काउंसिल थे उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि कैश कम हो गया, आप ये बताइए कि कैश बंद हो गया क्या लेना, आपने बैन किया है? तो उन्होंने, जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि नहीं, कैश तो चल रहा है, कैश अलाउड है। कैश की लिमिट क्या थी? कैश की लिमिट जो है 2,000 बना दी गई है। तो अब आप ये समझिए कि पहले 10,000 से नीचे के वाउचर बनते थे, अब 9,999 की बजाय अब 1,999 के वाउचर बनेंगे। और ड्राफ्ट से जो पैसे आते थे उसकी जानकारी हो पाती थी कि किसने किसको चंदा दिया है, आप ये कह रही हैं? पहले जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आते थे, उसकी सारी जानकारी लोगों के बीच में और रेगुलेटर्स के पास आती थी। लेकिन अब जो है, वो जो लोग पैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई जानकारी नहीं आ रही थी। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक एक चीज बना दी गई है, इससे तो लोगों के जानने का बिल्कुल ही कोई जरिया नहीं रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसे दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, तब जाकर सूचना सामने आई है। तो ये जो बात कही जा रही है कि कैश कम हो गया, कोई प्रमाण नहीं है कि कैश कम हुआ है, क्योंकि कैश पहले भी अलाउड था लेना, कैश अब भी अलाउड था लेना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ में। और जो हम कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड जाता था कैश, वो पहले भी जाता था, अब भी जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि पछतावा होगा लोगों को, तो क्या पछतावा होगा?
देखिए, पछतावा तो लोगों को मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि इतना बड़ा हमारे देश में स्कैम हुआ है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा बाहर आया है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्विड प्रो को के लिए यूज हुए हैं। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमें लगता है कि ये क्विड प्रो को के लिए यूज हुए होंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके से किकबैक्स के लिए, किस तरह से ब्राइबिंग के लिए, किस तरह से एक्सटॉर्शन के लिए पोटेंशियली यूज हुए हैं, ये आज सामने जो आया है, मुझे लगता है लोगों को पछतावा तो इस बात का है कि इतना बड़ा हमारे देश में शायद पहली बार है कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है। क्योंकि समझने की जरूरत यह है कि 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके, लेकिन ये तो केवल लेन देन घूस का मामला है। उसके कारण, उसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो तो लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो ये जो घपला है, जो भ्रष्टाचार का स्कैम निकला है, ये तो लाखों करोड़ों का स्कैम है, परहैप्स द बिगेस्ट दैट दिस कंट्री हैज सीन। आई थिंक पछतावा इस बात का है लोगों को। जी, है ना, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चंदा इसलिए मिला क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं, सबसे ज्यादा विधायक उनके हैं, बीजेपी के हैं, तो इसलिए उनको चंदा भी ज्यादा मिला, देखिए, लोग ज्यादा उनको चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड और नंबर ऑफ विधायक और एमपीस का कोई संबंध नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं रूलिंग पार्टी को, और ये पहले से बात थी, क्योंकि सबको ये सबके लिए ये चंदा गोपनीय था। लोगों को मालूम नहीं था, ऑपोजिशन पार्टीज को मालूम नहीं था कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी एट द सेंटर थी, जो एसबीआई को कंट्रोल कर रही थी, उन्हें मालूम था। तो आप ये सोचिए कि अगर एसबीआई ट्रैकिंग कर रहे थे, जो अब समझ में आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एसबीआई को मालूम था कि किस कंपनी ने, किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। तो अब इसका मतलब तो सीधा यही हुआ कि और किसी को मालूम नहीं है, केवल बीजेपी को मालूम था। और इसलिए एक डर, जो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो चाहते थे कि लोग बिना डर के पैसे दें, और वो वही डर जो है वो बना रहा, क्योंकि डोनर्स भी समझ गए थे कि ये जो है रूलिंग पार्टी तो जानती है कि कौन किसको पैसे दे रहा है। और लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बीजेपी को इसी कारण दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके जरिए जब पैसा जाएगा किसी भी पार्टी को, और अगर वो विपक्षी पार्टी को देंगे, तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है रूलिंग पार्टी एट द सेंटर के द्वारा। ठीक है अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।